हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अपनी साड़ी के पल्लू से वो अपने आंसुओं को बस पोंछते हुए चली जा रही थी। उसे आज ये किसी हाल में जानना था कि आखिर वो है कौन। क्या वो एक पहिया है जो केवल दूसरों के लिए घूमती रही, या कोई पतंग जो दूसरों की बताई हुई दिशा में उड़ती रही, या कोई बहती हुई नदी जो औरों की प्यास तो बुझाती रही लेकिन स्वयं सूख गई। आखिर उसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं, आज उसे मालूम करना था। आज उसने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं कर दिया था जो उसे घर से निकाल दिया गया। 15 साल तक उसने कोल्हू की बैल की तरह काम किया, सबकी खुशियों का ख्याल रखा, जैसा सबने कहा वो वैसा ही हमेशा करती आई। लेकिन फिर भी आज जरा सी बात पर इतना बड़ा अपमान। मैंने तो बस सासू माँ से इतना ही कहा था कि कभी कभी आंगन में किसी लड़के की चिट्ठी पत्थर में लिपटी हुई पड़ी रहती है और सुरेखा यानी कि मेरी ननद उसे उठा कर ले जाती है। इतना बताने पर सास ने कहा कि तू मेरी बेटी पर लांछन लगा रही है, और 1 की 1000 लगाकर बेटे को कह दिया, और उन्होंने मेरी बात सुने बगैर मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे भी नहीं दिए। सुधा ये सब सोचती चली जा रही थी। वो अपने मायके पहुंची जो कि इसी शहर में था। माँ बाप से बताया लेकिन माँ बाप बोले, बेटी 15 साल से तू उस घर की बहू है, मायके में सारे रिश्तेदारों में तेरी छवि अच्छी है, क्यों अपनी और हमारी छवि बिगाड़ने पर तुली है। जा अभी सबसे माफी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन मैं भी तो भैया की तरह आपकी संतान हूँ, और माँ मुझे भी तो आपने 9 महीने अपने पेट में रखा होगा। मुझे भी जन्म देते समय तुम्हें उतनी ही तकलीफ हुई होगी जितनी भैया को जन्म देते हुए हुई होगी। फिर ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि मैं बेटी हूँ, और फिर जब मेरी कोई गलती नहीं है तो क्यों अपनी गलती मानूं? मैं आप लोगों के पास सहारे के लिए आई थी कि कम से कम आप लोग तो मुझे समझेंगे। लेकिन चलिए, मेरा ये भ्रम भी दूर हो गया। शायद हम बेटियों का कोई घर नहीं होता। अब सुधा आत्महत्या करने गंगा की ओर चल पड़ी। बस सुध बुध खोकर गंगा की ओर गुस्से से चली जा रही थी। बस चली जा रही थी। गंगा के किनारे पहुंचकर वो गंगा के जल में आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। फिर उसने डुबकी लगाई, लेकिन गंगा मैया की गोद में पहुंचकर उसे असीम ममता का एहसास हुआ। उसने सोचा, चलो कोई ना सही, अब से गंगा ही मेरी माँ है। अब मैं सबको बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। गंगा के बाहर आकर घाट की सीढ़ियों पर बैठकर काफी देर तक सोचती रही। फिर उठी और बाजार की ओर चल पड़ी। सुनार की दुकान पर पहुंची। उसने अपने गले का मंगलसूत्र और कान की बालियां बेच दी। करीब सब 40,000 का हुआ। उसने पहले रहने के लिए कमरा ढूंढा, फिर कुछ सामान जुटाया। 1-2 दिन में वो घाट के किनारे चाय और समोसे बेचने लगी। समोसे सबको इतने पसंद आए कि चुटकियों में बिक गए। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने साथ में और भी कई तरह के पकौड़े भी बेचने शुरू कर दिए। और वहीं घाट पर एक और उसी की तरह एक साथी मिल गई जिसका नाम माया था। अब धीरे धीरे उसकी एक दुकान डाल ली और सारे शहर में उसके पकौड़े मशहूर हो गए। अब उसे शादी ब्याह में भी ऑर्डर मिलने लगे। उसने अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल किया। इसी बीच उसे जब भी मौका मिलता वो स्कूल में अपने बच्चों से भी मिलकर आती। तभी उसे किसी ने कहा कि मास्टर शेफ की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और तुम्हें उसमें जरूर भाग लेना चाहिए। जीतो या ना जीतो, लेकिन अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करना। और उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और वो जीती भी। उसमें अब अलग सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। आखिर आज उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वो अपने पति के घर अपने बच्चों को लेने पहुंची पूरे आत्मविश्वास के साथ। और उस समय उसका पति कुछ न बोला और दोनों बच्चों को सुधा के साथ आसानी से भेज दिया। आज सुधा को एहसास हुआ कि एक दिन इसी घर से जाते समय उसने स्वयं से पूछा था कि आखिर मैं कौन हूँ। सुधा की अंतरात्मा बोली कि मैं एक नारी हूँ, ठान लूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये थी मेरी कहानी। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।